जायंट सुपर ट्रक रोबोट गॉडजिला चांद पर घर बनाने के लिए आवश्यक सामान को ले जा रहा सुपर ट्रक पर रोबोट गॉडजिला हमला करता है। उस ट्रक पर रोबोट गॉडजिला ने क्यों हमला किया, उसके बाद क्या हुआ, आइए इस कहानी में देखेंगे। चांद पर घर बनाने के लिए परिशोधन संस्था कार्यालय में 3 साइंटिस्ट समावेश होते हैं। सीनियर साइंटिस्ट अभिजीत और जूनियर साइंटिस्ट आदित्य और विक्रम इस तरह से बातचीत कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी संस्था एक बड़ा प्रयोग करने जा रहा है। हम चांद पर मानव के लिए घर बनाएंगे। अगर ये नया प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा हुआ तो चांद पर पहला घर बनाने का श्रेय हमारे संस्था को ही मिलेगा और सारी दुनिया के लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। सुपर सर, किसी भी तरह ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करना ही है। ओके सर, मुझे भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इस प्रोजेक्ट का पहला सवाल है, धरती से बहुत सारी चीजें चांद पर ले जाने होंगे। इसके लिए हमें एक रिमोट कंट्रोल जायंट सुपर ट्रक को बनाना होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं आप दोनों को दे रहा हूं। आपको अलग अलग 2 ट्रक बनाने होंगे। जिस किसी का भी ट्रक सबसे अच्छा होगा वही इस प्रोजेक्ट का कैप्टन होगा। अभी आप लोग अपना अपना काम शुरू कीजिए। इस तरह से दोनों जायंट सुपर ट्रक बनाने में मगन हो जाते हैं। दोनों साइंटिस्ट अपने मन में सोचते हैं, किसी भी तरह जायंट सुपर ट्रक को बनाना ही होगा। ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करके दुनिया को एक नया लोक का परिचय करूंगा। सबसे अच्छा ट्रक बनाकर इस प्रोजेक्ट का कैप्टन मैं ही बनूंगा। मैं आदित्य को मौका ही नहीं दूंगा, उससे पहले मैं ही बना लूंगा। इस तरह दोनों साइंटिस्ट जायंट सुपर ट्रक को बनाते हैं। उन्हें टेस्ट करने के लिए सीनियर साइंटिस्ट अभिजीत के पास लेकर आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत खूब। तुम दोनों ने बहुत जल्दी सुपर ट्रक को बनाया है। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब देखते हैं किसका ट्रक चांद पर जाने की क्षमता रखता है। मैं अभी इसे टेस्ट करता हूं। इस तरह पहले विक्रम के सुपर ट्रक को टेस्ट करके देखा जाता है। रिमोट कंट्रोल से ट्रक को स्टार्ट करते हैं। वो हवा में उड़ जाता है। आकाश में थोड़ी दूर जाने के बाद वो नीचे गिर जाता है। बाद में आदित्य के ट्रक को स्टार्ट करते हैं। वो आकाश में चला जाता है। फिर बाद में रिमोट कंट्रोल से उसे नीचे लाया जाता है। अभिजीत सर कहते हैं, सॉरी विक्रम, तुम्हारा जायंट ट्रक टेस्ट में फेल हो गया, आकाश में उड़ ही नहीं पाया। आदित्य, तुम्हारा ट्रक सुपर है, जायंट सुपर ट्रक की तरह काम कर रहा है। वेल डन। इस प्रोजेक्ट के कैप्टन तुम ही हो। थैंक यू सर, मैं खूब मेहनत करूंगा। ये देख के विक्रम अपने मन में सोचता है, छी, मेरा ट्रक फेल हो गया और आदित्य कैप्टन बन गया। अब मुझे उसके नीचे काम करना पड़ेगा। मैं किसी भी तरह उसका जायंट सुपर ट्रक चांद तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, बीच में ही उसे उड़ा दूंगा। विक्रम, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा ट्रक फेल हो गया इसलिए चिंता मत करो। नहीं सर, इस प्रोजेक्ट में काम करने के लायक नहीं हूं मैं यहां से जा रहा हूं। इस तरह से विक्रम वहां से चला जाता है और फिर अपनी ही एक लैब बनाता है। उस जायंट सुपर ट्रक को रोकने के लिए मुझे एक रोबोट गॉडजिला बनाना होगा। ये सोचकर वो रोबोट गॉडजिला को बनाता है। वो रोबोट से गॉडजिला में और गॉडजिला से रोबोट में बदल सकता है। उसे देखकर विक्रम कहता है, अरे वाह, ये रोबोट गॉडजिला उस जायंट सुपर ट्रक को बुरी तरह से हरा देगा। वो चांद पर पहुंचने से पहले ही उसका सर्वनाश कर देगा। फिर एक दिन आदित्य अपने जायंट सुपर ट्रक में जरूरी चीजें डालकर चांद पर भेजने के लिए रेडी करता है। उसे देखकर विक्रम कहता है, ए रोबोट, जाकर उस जायंट सुपर ट्रक को विनाश कर दो। यस बॉस। इस तरह जायंट सुपर ट्रक के पास रोबोट गॉडजिला जाकर
उठाकर कहीं उसे दूर फेंक देता है। ये सब कुछ देखकर अभिजीत और आदित्य वहां से भाग जाते हैं। सारे लैब को तहस नहस कर देता है। फिर विक्रम के पास चला जाता है। आदित्य, ये रोबोट कहाँ से आया होगा? वो कोई साधारण रोबोट नहीं है, रोबोट गॉडजिला है। बाप रे, कितना भयानक था वो। सर, जरूर उस विक्रम ने ही भेजा होगा हमारे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। तो फिर आप क्या करें आदित्य? उस विक्रम को कैसे सबक सिखाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ सर। इस जायंट ट्रक की टेक्नोलॉजी मैं बढ़ा दूंगा, वो रोबोट गॉडजिला कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह जायंट सुपर ट्रक को रोबोट में वो बदल देता है और उसमें शक्तिशाली गन्स भी लगाता है। वो ट्रक से रोबोट में और रोबोट से ट्रक में बदल सकता है। आदित्य अभिजीत से कहता है, सर पहले हम जायंट सुपर ट्रक को चांद पर भेजने का प्रयोग करते हैं। अगर वो मिशन सक्सेस हो गया तो फिर सामान को भेजेंगे। ठीक है आदित्य। जायंट सुपर ट्रक को स्टार्ट करते ही वो आकाश में उड़ने लगता है। यह देखकर विक्रम अपना रोबोट गॉडजिला को स्टार्ट करता है। ए रोबोट गॉडजिला, तुरंत जाकर उस ट्रक को रोको, उसे बीच में ही सर्वनाश कर देना। ठीक है बॉस। इस तरह गॉडजिला आकाश में सुपर ट्रक का पीछा करते रहता है। आखिर में दोनों धरती पर आते हैं। तुरंत ही वो सुपर ट्रक रोबोट में बदलता है। फिर दोनों रोबोट के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ विक्रम का रोबोट तुरंत ही गॉडजिला में बदलकर सुपर ट्रक पर हमला करता है। वो रोबोट ट्रक अपने गन से गॉडजिला को शूट करता है। वो नीचे गिर जाता है। फिर सुपर ट्रक गॉडजिला को उठाकर अपने ट्रक में डालकर दूर समुद्र में फेंक देता है। बाद में आदित्य अपने जायंट सुपर ट्रक को चांद पर भेजता है। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। रिस्टोरेशन ट्रक फायर डायमंड बहादुरपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में लल्लन नाम का एक आदमी रहता था। वो काफी बूढ़ा हो गया था। लल्लन को 2 बेटे थे, एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का सोनू था। लल्लन के पास एक ट्रक था जो किसी काम का नहीं था। कुछ ही दिन में लल्लन बीमार हो जाता है। तब लल्लन अपने बड़े बेटे लक्ष्मण को बुलाकर उसे कहता है, देखो बेटा, मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ से कुछ कोस दूर एक गुफा है। उस गुफा में एक बड़ा सा हीरा है बेटा, जिसके चारों तरफ आग लगी हुई है। बेटा, साथ साथ उस गुफा में ढेर सारे हीरे जवाहरात और सोना है। तुम उस खजाने को इकट्ठा करके ले आओ और दोनों भाइयों में बांट लो बेटा। तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। लक्ष्मण ऐसा कहकर अपने बाबूजी को सुलाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद लल्लन मर जाता है। और सब कुछ होने के बाद एक दिन लक्ष्मण अपने छोटे भाई सोनू से कहता है, अरे सोनू, तुमने सुना था ना पिताजी ने क्या कहा था? यहाँ से कुछ कोस दूर किसी गुफा में एक बहुत बड़ा सा खजाना छुपा हुआ है, जहाँ पे एक हीरा है जिसके चारों तरफ आग से उसे सुरक्षित रखा है। हाँ भाई, मैंने भी सुना था। तो बताओ क्या करेंगे? और उस खजाने को लेकर आते हैं। पिताजी ने कहा है, इसका मतलब जरूर वहाँ पर खजाना है। ठीक है भाई, जाओ आप। लक्ष्मण अपने ट्रक को निकालकर उसे लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो गुफा में पहुंचता है,
वहाँ पर खजाने की रखवाली कर रहा एक बड़ा सा सांप उस पर हमला कर देता है और ट्रक दूर जाकर गिरता है। उस पर हमला कर देता है। उस सांप के रौद्र रूप को देखकर लक्ष्मण वापस भागकर घर आ जाता है और सारी बात अपने छोटे भाई सोनू को बताता है। अरे सोनू, उस गुफा की रखवाली करने वाले सांप ने मेरे फायर ट्रक को बर्बाद कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ट्रक को लेकर भागते हुए यहाँ तक आ पाया। तुम मेरी मदद करो सोनू। लक्ष्मण की सारी बात सुनकर सोनू को गुफा में खजाने की बात पर विश्वास हो जाता है और सोनू लक्ष्मण से कहता है, ठीक है भाई, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। ऐसा बोलकर सोनू लक्ष्मण को अपना प्लान बताता है। सोनू एक साइंटिस्ट होने के कारण वो एक एडवांस रोबोट बनाता है। लक्ष्मण ट्रक को रिस्टोरेशन करता है और उस ट्रक के साथ उस रोबोट को खजाने वाली गुफा की ओर भेज देता है। जैसे ही रोबोट गुफा के अंदर जाता है, वो सांप रोबोट पर हमला कर देता है, लेकिन रोबोट भी उस सांप से लड़ने लगता है। और उस सांप को हराकर रोबोट जीत जाता है। वो सांप वहां से चला जाता है। रोबोट उस ट्रक में लाए पानी से उस हीरे की चारों तरफ की आग पर पानी डालकर आग को बुझा देता है और जल्दी से उस फायर डायमंड को लेकर ट्रक में रखता है और उसे घर लेकर आता है। दोनों भाई उस रोबोट का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने बाबूजी को मन में याद करते हैं और उस दिन से अच्छे से जिंदगी बिताने लगते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जायंट ट्रक फायर बाइक रेस। अंतरिक्ष में पृथ्वी से दूर किसी ग्रह पर एलियंस का वर्चस्व था। उस ग्रह की रक्षा के लिए वहां पर कुछ सैनिक भी थे। उन एलियंस का एक मुखिया था। एक दिन वो मुखिया अपने सैनिकों से कहता है, पृथ्वी नाम के ग्रह पर एक माया नाम की लड़की रहती है। वो कुछ ही दिनों में 20 साल की हो जाएगी। वो लड़की दरअसल एक एनर्जी का भंडार है। अगर वो लड़की हमारे पास आ गई तो हम सारे अंतरिक्ष पर राज कर सकते हैं। उस लड़की की एनर्जी से हम अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत बढ़ाएंगे। तो हमें क्या ऑर्डर है सर? तुम पृथ्वी पर जाओ और उस लड़की को हमारे ग्रह पर लेकर आओ। ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ और उस लड़की को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो सैनिक उसके ग्रह से टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर जाता है। इधर पृथ्वी पर माया के पिताजी एक वैज्ञानिक होते हैं। उनको माया नाम की एक बेटी होती है। माया में उसके बचपन से ही उसके पिताजी कुछ एनर्जी को महसूस करते हैं और एक वैज्ञानिक होने के कारण वो समझ जाते हैं कि वो कुछ खास है और उसके बचाव के लिए वे हमेशा से ही अपने प्रयोगों द्वारा अंतरिक्ष पर नजर रखते हैं। वो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे एलियंस के बारे में पता चलता है। एक दिन ऐसे ही वो रात को खाना खाकर बैठे थे कि तभी उन्हें उनकी मशीन से आवाजें आती हैं। माया के पिताजी जाकर देखते हैं तो उनकी मशीन की एक लाइट जलती रहती है। वो सोचते हैं, अरे ये क्या, इस मशीन की लाइट जल रही है, मतलब अंतरिक्ष से कोई एलियन धरती पर आ रहा है। ये तो खतरा है, कुछ तो करना होगा वरना माया को खतरा हो सकता है। ऐसा सोचकर माया के पिताजी उससे कहते हैं, माया बेटा, तुम्हें आज के बाद बहुत संभल कर रहना होगा। क्यों पिताजी, ऐसा क्या हुआ है? पता है ना बेटा कि तुम कुछ खास हो, एक तरह का विशाल एनर्जी का भंडार हो तुम, जिस वजह से तुम्हारा इस्तेमाल कोई भी एलियन सभ्यता कर सकती है। हाँ पिताजी, लेकिन हुआ क्या है? बेटा, मैंने ये जो मशीन बनाई है उससे पता लग रहा है कि कोई दूसरे ग्रह से एलियंस हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। क्या? नहीं नहीं पिताजी, मुझे बचा लो पिताजी, मुझे नहीं जाना उन एलियन के साथ। अरे डरो नहीं बेटी, मैं हूं ना, मैं कुछ भी करके तुम्हें उन एलियंस को ले जाने नहीं दूंगा।
माया के पिताजी आने वाले खतरे को देखकर एक रोबोट बनाते हैं। वो ऐसा रोबोट होता है कि माया को हर तरह के खतरे से बचा सकता है। उस रोबोट को तैयार करके वो माया से कहते हैं, माया बेटा, ये देखो रोबोट, ये कोई ऐसा वैसा रोबोट नहीं है बेटा, ये एक एडवांस रोबोट है। आज से यही तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा और यही तुम्हारी रक्षा करेगा। पिताजी माया को समझाते हैं और माया मान जाती है। इधर धरती पर उतर कर वो एलियन गांव में आता है और आते ही उसे एक फायर ट्रक दिखाई देता है। उस फायर ट्रक को देखकर वो एलियन कहता है, अरे ये कौन सी गाड़ी है? हमारे ग्रह पर तो ऐसी गाड़ी नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ। चलो इसे एक बार चला कर देखता हूँ। ऐसा कहकर वो एलियन उस फायर ट्रक को चलाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उस ट्रक में आग लग जाती है और इधर माया के पिताजी उसे ट्रैक करने लगते हैं और वो अपने रोबोट को आदेश देते हैं। आदेश लेते ही रोबोट उस एलियन की तरफ निकल पड़ता है। रोबोट अपनी फायर बाइक लेता है और तेजी से चलाकर उस एलियन के सामने आता है। एक तरफ रोबोट अपने फायर बाइक पर होता है और दूसरी तरफ एलियन अपने फायर ट्रक पर होता है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। दोनों में घमासान लड़ाई होती है। तभी वो एलियन रोबोट को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है। आज मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ मुझ में कितनी ताकत है। आज मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन लड़ते लड़ते एलियन रोबोट को नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला रहता है कि उसी वक्त माया के पिताजी एलियन के पीछे से आते हैं। उस एलियन में लगा हुआ एक बटन दबा देते हैं और उसे बंद कर देते हैं। उस बटन के दबाते ही वो एलियन वैज्ञानिक से सम्मोहित हो जाता है और वैज्ञानिक की ही बात सुनता है। सुन एलियन, अब तुम इस धरती से बाहर अपने ग्रह पर नहीं जा सकते। अब तुम्हें हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। दरअसल मुझे हमारे ग्रह के मुखिया ने आपकी बेटी माया को लाने के लिए भेजा था। मैं तुम्हारे साथ माया को नहीं भेज सकता। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें माया का पीछा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर वो एलियन अपने ग्रह पर वापस चला जाता है और इधर यह सब देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बिग फुट मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर। एक गांव में जैन नाम का आदमी ट्रैक्टर चलाता था। उस गांव में एक ही ट्रैक्टर था जो उसके पास था। वो अपने ट्रैक्टर से खेती का काम बड़े ही आसानी से कर डालता था। उसके इस ट्रैक्टर की वजह से उसकी बहुत डिमांड होने लगी थी, जिस वजह से उसने अपने भाव भी काफ़ी बढ़ा लिए थे और लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन सीताराम नाम का आदमी उसके पास जाता है और कहता है, अरे जयंत, ये क्या, तूने तो अपने ट्रैक्टर के भाव एकदम बढ़ा दिए। हम गरीबों का जरा तो ख्याल करो भाई। अरे जाओ जाओ, काम तो मैं इसी रेट से करूँगा। प्लीज जयंत, मेरा काम कर दो मेरे बेटे। अरे ओ चाचा, तुम पहले माचिस की फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो जाओ और मैचिस का एक ट्रैक्टर बना कर लाओ और काम कराओ। और अगर काम नहीं हुआ तो उसी माचिस से उस ट्रैक्टर को आग लगा दो। इस तरह से वो लोगों की मजबूरी का फायदा लेता था और उनका मजाक उड़ाता था। जब ये बात सीताराम के बेटे नरेश को पता चलती है तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है, क्या रे जयंत, तू क्या अपने आप को 30 मार का समझता है क्या? अरे भाई, तू है कौन? तेरी प्रॉब्लम क्या है ये तो बता। आज तूने मेरे पिताजी की बड़ी बेइज्जती की। अच्छा, तो तुझे भी अब बेइज्जती करवानी है क्या? आजा, तेरी भी बेइज्जती कराता हूँ। आजा बेटा आजा। अरे आजा भाई, तेरी बेइज्जती करवाता हूँ। तुझे तो देख लूंगा बेटा। अच्छा, मुझे देखना है ना, तो कम से कम मेरी फोटो तो लेकर जा। जयंत की बेइज्जती का बदला और गांव में दूसरा सस्ता बिग फुट का ऑप्शन देने के लिए नरेश दिन रात बहुत मेहनत करता है। वो YouTube में अलग अलग तरह के सारे व्हीकल्स देखता है,
और फाइनली उसे अपना ऑप्शन मिलता है। नरेश एक पुराना जेसीबी लेकर उसे एक ट्रैक्टर से जोड़ता है और अपने पिताजी के बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैच बॉक्स के जैसे ही बॉक्स बनाकर उसे रंग देता है और बड़े बड़े चक्के उसे लगाता है। वो दिखने में जयंत के ट्रैक्टर से कहीं ज्यादा बड़ा दिखता है। उसे तैयार करके नरेश अपने खेत जाता है कि तभी उसे पास के खेत में एक किसान परेशान दिखता है। नरेश उसे पूछता है तो चाचा कहते हैं, अरे नरेश, मेरे खेत में गीली मिट्टी है बेटा, इस वजह से उस जयंत ने काम करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका ट्रैक्टर मेरे खेत में फंस जाएगा और अगर फिर भी काम करना है तो 4 गुना पैसे देने पड़ेंगे। आप चिंता मत करो चाचा जी, मैं अभी आपका काम कर दूंगा। ऐसा कहकर नरेश अपने बिगफुट मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर को उस खेत में जाकर चलाता है और 10 मिनट में ही सारा का सारा काम खत्म कर देता है। ये बात सारे गांव में पता चल जाती है। तभी जयंत का एक चमचा उसे जाकर ये बता देता है। जयंत अपने मन में सोचता है, अच्छा, तो बच्चे ने माचिस का ट्रैक्टर बना ही लिया, ठीक है। ऐसा सोचकर जयंत गांव के बाहर एक पुराने मकान में छुप कर रहता है और उसका इंतजार करता रहता है। लेकिन उसे छुपते हुए गांव का एक आदमी देखता है और जाकर नरेश को बता देता है। नरेश कहता है, अच्छा बच्चू, तैयार हो जा पिताजी का बदला चुकाने के लिए। नरेश जल्दी से अपने बिगफुट मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर को निकालता है और तेजी से जाता है। जयंत नरेश के आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन तभी उसे तेज आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे से एक बहुत बड़े बिगफुट मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर को आते हुए दिखता है। उसे देखकर वो डर जाता है। नरेश का ट्रैक्टर जयंत के ट्रैक्टर को बड़ी आसानी से कुचल देता है और चकनाचूर कर डालता है। वो देखकर जयंत कहता है, अरे मेरा ट्रैक्टर, अरे ये क्या किया तूने नरेश, इतने बेरहमी से बदला लिया तूने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब मैं क्या करूंगा। इस तरह से जयंत के वार करने से पहले ही नरेश आकर उसका ट्रैक्टर चकनाचूर कर देता है और हमेशा के लिए लोगों को अपने बिगफुट मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर से बड़े ही सस्ते रेट में काम करके देता रहता है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक। जामपुर में रहने वाले धनीराम के पास एक मिनी ट्रक था। धनीराम चंपक सेठ के यहाँ काम करता था। चंपक सेठ का बकरियों का और मुर्गियों का फार्म था। धनीराम चंपक सेठ के मुर्गियों और बकरियों को अपने मिनी ट्रक में भर के शहर पहुंचाने का काम करता था। एक दिन धनीराम अपने ट्रक में मुर्गियां और बकरियां ले जा रहा था कि तभी बीच जंगल में उसे कुछ डाकू रास्ते में पत्थर डालकर रोक लेते हैं। डाकू कहता है, अरे रुको, बाहर आओ। धनीराम बाहर आता है और उसके ऊपर बंदूक तान के सभी मुर्गी और बकरियों को लूट लेते हैं और चले जाते हैं। धनीराम कहता है, भगवान, ये क्या हो गया, लुटेरों ने सभी बकरियों और मुर्गियों को ले गए, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर वो उदास मन से घर वापस जाता है और अपने आंगन में बैठा रहता है। वही उसका बेटा खेलता रहता है और उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताओ, लुटेरों ने सभी मुर्गी और बकरियों को लूट लिया, अब सेठ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी उसका बेटा प्रकाश हंसते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, तो मुंह मत दिखाना, दिखाना हो तो पीठ ही दिखा देना, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी आपके सेठ को। अरे चुप कर नालायक, बंद कर अपना मुंह। आप कैसे इतनी मेहनत से ट्रक चलाते हैं? मैं आपके लिए एक ट्रक बनाऊंगा जिसमें अपने आप मुर्गियां बकरियां लोड हो जाएगी और अपने आप ट्रक चलने लगेगा। अरे चुप कर नालायक, तू जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रयोग करता है ना, इसके बदले कुछ मेरी मदद करते जा, लेकिन नहीं, तू आलसी और आलसी ही रहेगा। पिताजी, आप बोलकर तो देखिए, मैं तो आपको भी इलेक्ट्रिक पिताजी बना दूंगा। पिताजी मन में बड़बड़ाते हुए कहते हैं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और सुबह उठ के धनीराम अपने ट्रक के पास आ जाता है तो ट्रक जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या प्रकाश, इतनी हिल क्यों रही है, इसे तो मैं छू भी नहीं पा रहा हूँ, ये क्या रातों रात जादू हो गया है,
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कैसा जादू टोना है? रातों रात क्या हो गया मेरे ट्रक को? फिर वो ट्रक अचानक रुक जाता है और धीरे से प्रकाश ट्रक के खिड़की से झांकता है। पिताजी। अरे नालायक, तू क्या कर रहा है अंदर? निकल बाहर। प्रकाश बाहर आता है। अच्छा, इसका मतलब तू ये सब कर रहा था, हरामखोर। तो आपको क्या लगता है बापू, मैंने आपके मिनी ट्रक को जादुई मिनी ट्रक में बदल दिया है। अब देखो इसका कमाल। अब फिर क्या कर दिया मेरे ट्रक को? आपकी बार कुछ गड़बड़ हो गया ना तो सोच लेना, तेरी खैर नहीं। ऐसा बोलकर धनीराम अपने ट्रक में बैठता है और तुरंत प्रकाश भी बैठ जाता है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? नीचे उतर, चल नीचे उतर। पिताजी, मैं भी चलूंगा आपके साथ, प्लीज। फिर दोनों चले जाते हैं और मुर्गियां और बकरियां को लोड करके शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बीच रास्ते में उनको फिर से वही डाकू रोक लेते हैं। ए भगवान, ये लोग फिर आ गए, अब क्या होगा? ऐसा क्यों कर रहे हो प्रभु? अरे पापा, आप बहुत टेंशन लेते हो। मैं बैठा हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप बस देखते जाओ। इनको अगर इनकी नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी प्रकाश नहीं। फिर प्रकाश अपना एक हाथ आगे करके एक मंत्र पढ़ता है और ट्रक का एक बटन दबाता है। तभी उस जादुई मिनी ट्रक से एक एंटीना निकलता है और उसमें चिंगारी जलने लगती है। अरे ये उल्लू का बट्टा फिर आ गया, चलो फिर इसको लूटते हैं। फिर सभी डाकू मिनी ट्रक के पास आते हैं और प्रकाश एक बटन दबाता है और उस एंटीना से बिजली के बड़े बड़े इलेक्ट्रिक चिंगारियां निकलती है और सभी डाकुओं को लगती है। सभी के सभी डाकुओं को करंट लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, हे भगवान। बहुत जोरों से करंट लगने से सभी काले पड़ जाते हैं और उनके कपड़ों में भी आग लग जाती है। अभी उल्लू के बट्टो भागो, नहीं तो ये हमारी जान ले लेंगे। ऐसा बोलकर सभी वहाँ से भागते हैं और इधर प्रकाश ट्रक के नीचे उतरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अबे ओए कायरो, कहाँ भाग रहे हो? लगता है तुमने माँ का दूध नहीं पिया। तभी उसके पिताजी धनीराम उसे कहते हैं, अरे चुप कर नालायक, अच्छा खासा चले गए, फिर कहीं वापस आ गए तो? मैं उन्हें फिर से देख लूंगा ना पिताजी, डोंट वरी। अबे लेकिन तूने काम तो बहुत अच्छा किया, ये सब किया कैसे? याद है एक दिन स्कूल से लेट आया था, उस दिन रास्ते में एक साधु बाबा बहुत बुरी हालत में पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, जिनको बहुत चोट लगी थी। मैंने मेडिकल से दवाई लेकर उनकी पट्टी कर दी, फिर खाना और पानी दिया और उनकी सेवा की, जिससे खुश होकर उन्होंने मुझे एक वरदान दिया, जिसे मैं कैसे भी इस्तेमाल कर सकता था। और उस वरदान से मैंने अपने लिए जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक बनाया। सच में बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अब चल शहर चलते हैं, माल पहुंचा के आते हैं। ऐसा बोलकर दोनों शहर की ओर निकलते हैं। सुपर रोबोट कार रेसिंग। हर साल कार रेस होती थी। इस साल भी सभी लोग कार रेस की तैयारी में लगे हुए थे। सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय एक के, जिसका नाम किशन था। किशन हर साल रेस में भाग लेता, लेकिन एक भी साल रेस जीतना तो छोड़ो, टॉप 5 में भी नहीं आता था। एक दिन किशन अपने गांव में घूम रहा था। तभी उसका दोस्त शामू उसकी खिंचाई करते हुए कहता है, क्यों किशन भैया, कैसन हो? इस साल रेस की तैयारी नहीं कर रहे हो? अबे साले, तू हमारे लेजेंड कार रेसर का मजाक उड़ा रहा है। तुझे पता नहीं, किशन भैया बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कार रेस जीत चुके हैं। एक बार जब किसी कार में पैर रख दे तो वो कार ऐसे भागता है जैसा कोई रॉकेट हो। सालो उड़ा लो मजाक। जिस दिन मैं कार रेस जीत गया ना, सालो तुम दोनों को अपना टॉयलेट साफ नहीं करवाया तो मेरा नाम किशन नहीं। ऐसा बोल किशन वहाँ से निकल जाता है। उसे जाते देख मारू जोर से चिल्लाता है, तो अपना कोई नया नाम सोच लेना बे गधे। कार का स्टीयरिंग तो पकड़ना आता नहीं और चला कार रेस जीतने, उल्लू गहीगा। किशन उदास होकर घर चला जाता है और अपने कार को लेकर गांव के बाहर कार की प्रैक्टिस करने लगता है। बहुत समय तक रेस करने के बाद वो एक जगह रुकता है। किशन कहता है, बहुत समय हो गया, रेस करते करते थोड़ा हल्का हो जाता हूँ।
किशन ऐसा बोल पेड़ के पीछे जाता है। तभी ट्रक किशन के कार को कुचल देता है। किशन तुरंत भागता हुआ आता है और कार की हालत देखते हुए रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा इकलौता कार किसने कुचल दिया? तभी उस ट्रक का मालिक वहां आ जाता है और वो कहता है, भाई मुझे माफ कर दो यार, ये सब मेरे कारण हुआ है। मेरे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। अब आपके माफी मांगने से क्या होगा? मेरी कार तो गई ना, अब मैं कार रेस कैसे करूंगा? भैया आप चिंता मत करो, मैं आपके पैसे दे देता हूँ नई कार लेने के लिए। ऐसा कहकर ट्रक वाला किशन को पैसे देकर चला जाता है और किशन कुछ समय बाद कार खरीदने के लिए जाता है। कार डीलर से वो कहता है, मुझे एक कार रेस के लिए फास्ट कार चाहिए जो एकदम तेज हो। क्यों नहीं सर, हमारे पास एक से एक कार है, बस आप अपना बजट बता दीजिए। किशन बहुत गर्व से बोलता है, मेरा बजट 5 लाख है। ऐसा सुनते ही वहाँ पे खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। डीलर कहता है, कितना बोले? 5 लाख? सर अच्छा मजाक कर लेते हो, आप जैसा कार बोल रहे हो 5 लाख में तो उनके 4 टायर तक नहीं आएंगे। हमारे पास कुछ पुराने कार है, उसे ही देख लो। ये येलो कार ले लो, बहुत समय से पड़ी हुई है, बहुत अच्छी मात्रा में, 5 लाख में। ठीक है भाई, ये लो पैसे। ऐसा कहकर किशन उसे पैसे देकर उस कार को लेकर चला जाता है। उस कार को लेकर वो घर आता है, उसकी अच्छे से सफाई करता है और चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालू नहीं होती। किशन कहता है, अरे ये क्या नाटक है, कार चालू क्यों नहीं हो रही? किशन जैसे उस कार के इंजन को खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, इतना हाईटेक इंजन इस कबाड़ में लगा हुआ है, लेकिन ये चालू क्यों नहीं हो रहा? लेकिन तभी वो कार बोलती है, हेलो किशन, कैसे हो? ये सुनते ही किशन डर जाता है और वो डरते डरते पूछता है, कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी कार। ये कैसे हो सकता है? तुम बात कैसे कर सकते हो? फिर वो कार बड़े रोबोट में बदल जाती है, जिसे देख किशन वही बेहोश हो जाता है। रोबोट कार कहती है, किशन उठो, तुम बेहोश कैसे हो गए? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक एलियन रोबोट हूँ, मैं यहाँ बहुत समय से पड़ा हूँ। मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो गया है, इस कारण मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे मैं खुद लोगों से मदद मांगता हूँ, मैं क्या तुम्हारी मदद कर पाऊंगा? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, मैं तुमको कार रेस में जिता सकता हूँ। उसके बदले तुम मुझे कम्युनिकेशन डिवाइस ठीक करने में मेरी मदद करना। किशन ये सब सुन बहुत खुश होता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिन बाद कार रेस का दिन आता है और किशन अपनी कार लेकर वहां से जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में रोबोट कार एक चमचमाती नई कार में बदल जाती है और फिर दोनों कार रेस के जगह पहुंचते हैं, जिसे देख मारू कहता है, अरे इसके पास ये नई कार कहाँ से आ गई? चलते हैं इसके पास। क्यों किसान, ये कार कहाँ से चुरा लाया है? ये कार मुझे गिफ्ट में मिली है। और हाँ, तुम दोनों तैयार रहना मेरा टॉयलेट साफ करने के लिए, वो भी अपने टूथब्रश से। ये सुन दोनों को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से दोनों वहां से चले जाते हैं और बाकी सभी रेसर से मिलते हैं। सुनो, आज कैसे भी करके इस किशन को कार रेस में जीतने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना भी पैसा चाहिए तुमको मैं दे दूंगा। ठीक है, आज तो उसकी खैर नहीं। फिर कुछ ही देर में कार रेस शुरू होती है और सभी अपनी कार लेकर निकलते हैं। किशन अपनी कार से कहता है, भाई हम जीत तो जाएंगे ना? सबको चैलेंज तो कर दिया मैंने। तुम टेंशन मत लो किशन, बस देखते जाओ। थोड़ी दूर जाने के बाद मारू सभी को इशारा करता है कि किशन के कार को टक्कर मारे और फिर सभी एक एक करके किशन के कार को टक्कर मारते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं पागल लोग, लगता है सभी पागल हो गए हैं। तुमने इनको चैलेंज कर दिया है ना, इस कारण लगता है ये चिढ़ गए हैं। रुको, मैं अभी इनको मजा चखाता हूँ। तभी रोबोट और सामने के 2 गाड़ी को पलटा देता है। फिर तभी 2 कार किशन के कार को ठोकते हैं
कुछ दूर और गया ही होता है कि दो और कार फिर उसे टक्कर मारती है। किशन कहता है, ये लोग नहीं सुधरने वाले, जरा इनको अच्छे से मजा चखाओ। फिर रोबोट कार से बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर निकलता है और फिर एक एक कर सभी कार को उड़ाते जाता है। सभी लोग अपनी जान बचा के भागते हैं और कुछ ही देर में किशन रेस भी जीत जाता है क्योंकि पीछे और कोई था ही नहीं। और किशन जैसे ही अपना इनाम लेने वाला होता है तभी बाकी सभी रेसर वहां आ जाते हैं और किशन को पीटने लगते हैं। तभी किशन जोर से अपने कार को आवाज लगाता है, भाई भाई बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। तभी वो कार बहुत बड़े रोबोट में बदल जाता है और सभी लोगों को पकड़कर उनकी खूब पिटाई करने लगता है और फिर सभी को नीचे पटक देता है। सभी लोग किशन से माफी मांगते हैं। किशन श्याम और मारू को छोड़कर सभी को माफ कर देता है और दोनों को घर ले जाकर अपना टॉयलेट साफ करवाता है। कुछ दिन में रोबोट का कम्युनिकेशन डिवाइस ठीक कर किशन उसे वापस भेज देता है और किशन अच्छे से रहता है। जीते हुए पैसे से वो एक अच्छी सुपर कार भी खरीद लेता है। जायंट वोल्फ अटैक रोबोट। एक गांव में एक वोल्फ और रोबोट की फाइट चल रही थी। दोनों में बड़ी घमासान होती रहती है। आइए इस कहानी में देखते हैं कि इनकी फाइट में कौन जीतता है। वो एक बड़ा सा लैब था। उसमें शर्मा और विवेक नाम के दो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। शर्मा कहता है, अरे विवेक, अगर ये केमिकल बनाने में हम कामयाब हो गए तो हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हाँ, पर हमें किसी इंसान पर प्रयोग होगा, तभी हमें पता चल सकता है कि हम कितने दूर तक कामयाब हुए हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हम इसे किसी इंसान पर ही प्रयोग करेंगे। इस तरह वो लोग बातें कर रहे थे। कि उसी शहर में विपुल नाम का आदमी अपनी पत्नी दीक्षिता और बेटा शुभम के साथ रहता था। उनका छोटा और खुश परिवार था। विपुल और दीक्षिता दोनों अनाथ थे। उन दोनों ने लव मैरिज की थी। वो दोनों अपने बच्चे शुभम को लेकर कई सारे सपने सजा रहे थे। एक दिन विपुल किसी काम से बाहर जाता है कि वापसी में उसे देरी हो गई। रात का वक्त था, सड़क पर कोई नहीं था। विपुल जोर से अपने बाइक चलाते आ रहा था और अपने मन में सोच रहा था, अरे यार, बहुत देर हो गई। बेचारे दीक्षिता और शुभम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। खाना भी नहीं खाया होगा दोनों ने। ऐसा सोचते हुए विपुल जा रहा था कि एक आदमी सड़क पर खड़ा हुआ लिफ्ट मांगता है। विपुल बाइक उसके पास रोकता है। वो आदमी कोई और नहीं, शर्मा था। मेरा दोस्त बीमार है, मेरी कार खराब हो गई, प्लीज हमें थोड़ा आगे छोड़ दो, ऐसा वो कहता है। विपुल कहता है, जी जरूर, आइए, कहाँ है आपका दोस्त? कार में है, प्लीज थोड़ा आप मेरी मदद कीजिए। कार के पास जाता है। तभी कार में बैठा विवेक विपुल को नशे की दवा सूंघा देता है और विपुल को लेकर वो दोनों लैब आते हैं और विपुल को उसके शरीर में उस केमिकल को वो इंजेक्ट कर देते हैं। एक बड़े से पिंजरे में बांध कर रख देते हैं। शर्मा कहता है, अभी बस 2 घंटों में इसका असर पता ही चल जाएगा, फिर हम इस दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। हमसे टक्कर लेने वाला भी कोई नहीं होगा। अरे यार, अगर इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसे जान से मार देंगे, और क्या। इधर विपुल को होश आता है और वो सारी बात सुन लेता है। कौन हो आप और क्यों मुझे ऐसे बंद करके रखा है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बीवी और बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। अरे छोड़ देंगे, थोड़ा सा इंतजार तो करो। देखो, ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। विपुल ऐसा कह रहा था कि धीरे धीरे उसका शरीर एक वोल्फ में बदलने लगता है। यह देख शर्मा और विवेक खुश हो रहे थे। बस कुछ ही पलों में वो एक जायंट वोल्फ में बदल जाता है और वो चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत से
पिंजरे को तोड़ देता है। यह देख शर्मा और विवेक डर जाते हैं और एक जगह छिप जाते हैं। विपुल सारे लैब को तहस नहस कर देता है और उस केमिकल को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर दीक्षिता शुभम को लेकर विपुल का इंतजार कर रही थी। गांव में लोग इतने बड़े जायंट वुल्फ को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जायंट वुल्फ घरों पर से छलांग मारते हुए दीक्षिता के पास आता है। दीक्षिता उसे देखकर डर जाती है और भागने लगती है। जायंट वुल्फ दीक्षिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जायंट वुल्फ शुभम के सर पर प्यार से हाथ फेरता है। यह देखकर दीक्षिता डर जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। वो समझती है कि जायंट वुल्फ उसके बेटे को नुकसान पहुंचा रहा है कि तभी जायंट वुल्फ केमिकल की बोतल दीक्षिता के हाथ में रखता है और उसे कार में बिठा देता है। यह देख दीक्षिता समझ जाती है कि जायंट वुल्फ उन लोगों को नुकसान नहीं बल्कि कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। इधर शर्मा और विवेक आर्मी वालों को फोन करते हैं। हेलो हेडक्वार्टर्स, देखिए गांव में एक जायंट वुल्फ आ गया है और गांव में तबाही मचा रहा है। आप लोग जल्दी आकर उसे काबू में कीजिए। विवेक कहता है, अरे तुमने आर्मी को बुला दिया, उस केमिकल का क्या जो जायंट वुल्फ के पास है? उसके परिवार को ढूंढो, केमिकल खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। ये कहकर शर्मा और विवेक दीक्षिता को ढूंढते हुए निकलते हैं। आर्मी अपने हेलीकॉप्टर के साथ गांव की तरफ निकलती है। वो दोनों दीक्षिता को कार में जाते हुए देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो दोनों दीक्षिता के कार पर गोलियां बरसा रहे थे। जायंट वुल्फ दीक्षिता और शुभम को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। दीक्षिता वहां से बचकर निकल जाती है। हेलीकॉप्टर से तुरंत जायंट वुल्फ पर गोलियां बरसती है। जायंट वुल्फ उन गोलियों से बचते बचाते हेलीकॉप्टर को नष्ट करते हुए उनसे लड़ने लगता है। जायंट वुल्फ पर चारों ओर से हेलीकॉप्टर से हमले होने लगते हैं, लेकिन जायंट वुल्फ उनका सामना नहीं कर पाता और वो जंगल में चला जाता है। जंगल के बीचों बीच जाकर जोर से वो पुकारता है। जंगल के सारे वुल्फ जायंट वुल्फ के पास आते हैं और उस जायंट वुल्फ को देखकर अपनी पूंछ नीचे कर लेते हैं और जोर जोर से पुकारने लगते हैं। जायंट वुल्फ कहता है, देखो, मैं तुम सब लोगों का सरदार हूँ। तुम लोगों को वही करना है जो मैं कहूँगा। ऐसा कहकर जायंट वुल्फ सारे वुल्फ को लेकर शहर में आता है। इधर विवेक और शर्मा दो रोबोट को उन वुल्फ से लड़ने के लिए भेजते हैं। वो रोबोट्स वुल्फ्स उठाकर गोल घुमा के फेंक रहे थे। इधर जायंट वुल्फ हेलीकॉप्टर को नष्ट कर रहा था। वो हेलीकॉप्टर को नष्ट करते करते रोबोट्स के पास आता है। दोनों रोबोट्स एकदम से जायंट वुल्फ पर हमला करते हैं और जायंट वुल्फ उन दोनों रोबोट से लड़ रहा था। सारे हेलीकॉप्टर और रोबोट्स खत्म हो चुके थे। शर्मा और विवेक जायंट वुल्फ से माफी मांगने लगते हैं। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया।
तुम लोगों को जीने का हक नहीं है। और उन दोनों को मार देता है। कि तभी ऊपर हेलीकॉप्टर से उस जायंट वुल्फ पर आर्मी चीफ नेहा एंटीटोड के इंजेक्शन छोड़ती है। वह एंटीटोड इंजेक्शन जायंट वुल्फ को लगकर जायंट वुल्फ नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर बाद वह फिर से आम इंसान में बदल जाता है। आर्मी चीफ नेहा कहती है, हमें दीक्षित ने वो केमिकल लाकर दिया और सारी बात बताई, जिसे देखकर हमें सारी बात समझ में आ गई। तुमने अपनी जान पर खेलकर इस देश को बचाया है। वी आर प्राउड ऑफ यू मिस्टर विपुल। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।